हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम एयर की जगह किसी और मीडियम में रख देते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q1 है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है। ये दोनों हमारे पास मान लो सेम नेचर के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर हम इस पूरे सिस्टम को उठाकर इस Q1 चार्ज को और इस Q2 चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं, ठीक है, दूसरा मीडियम है, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों यहाँ पर भी क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो जो फोर्स जो यहाँ लग रहा था जब ये हमारे पास एयर में था और ये किसी दूसरे मीडियम में मान लो वाटर में है, क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे? तो आंसर है नहीं, ये दोनों फोर्स बराबर नहीं होंगे। और इसी चीज़ को हमें सिखाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है वहाँ पर सिंपल हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको हम कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये हमारे पास 1/4πε0 है। ये जो ε0 है इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हमने इसे एयर में रखा है या फ्री स्पेस में रखा है तो हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू होती है। जब आप इसका मीडियम चेंज कर देते हैं, यानी जो हमारे पास एयर में था अब जब वाटर में आ गए तो हमारे पास जो लगने वाला फोर्स है वो होता है 1/4πε Q1 Q2/r²। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन लिखा है और ये एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ये क्या है बच्चे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी नहीं है, मीडियम की परमिटिविटी है। इस मीडियम की परमिटिविटी और जो एयर की परमिटिविटी या फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, इनको रिलेट करने वाला फैक्टर कहलाता है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या इसी का एक दूसरा नाम भी है रिलेटिव परमिटिविटी। कैसे डिफाइन करते हैं, तो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो होती है हमारे पास ε0 इंटू εr। इस εr को हम रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन आर को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन m/ε0 मतलब मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। इसी चीज़ को हम दूसरे नाम से भी लिख देते हैं, k = Em/E0। दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हो चाहे आप इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हो। अब सर ये कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही अच्छा सवाल जो जेईई मेन के अंदर और नीट के अंदर भी कभी कभी आया है, नॉर्मल जेईई के अंदर ये ज़्यादा आता है कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनका मास m है और चार्ज q है। ये दोनों चार्जेस हमारे पास मास m और q, इनके बीच में हमारे पास इसका लेंथ l मान लेते हैं। ऑब्वियसली ये भी l होगा और इसने वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाया है और ये अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा क्योंकि दोनों हमारे पास रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहाँ है इक्विलिब्रियम, जब ये हमारे पास फ्री स्पेस में है या फिर एयर के अंदर है। हमसे बोला जाता है कि इस पूरे सिस्टम को उठाकर, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को उठाकर हम किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है। बात एक ही अभी मैंने आपको समझाया, यानी हमने इसका मीडियम चेंज कर दिया है। पहले ये एयर में था, अब हमारे पास ये किसी दूसरे मीडियम में है। सवाल ने हमसे ये बोला है कि जो इनके बीच में सारी चीज़ें सब कुछ सेम रखी गई है, ठीक है, जब हमने इसे दूसरे मीडियम में रखा तब भी इक्विलिब्रियम पे जो बनने वाला एंगल है वर्टिकल के साथ वो थीटा ही है। मतलब पहले भी थीटा एंगल बना हुआ था और बाद में भी थीटा एंगल बना हुआ है। हमें बताना है कि इस मीडियम का, ये जो हमने नया मीडियम लिया, इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है। अब ये सवाल देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट अब थोड़ा सोचेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उस कॉन्सेप्ट से इसको काफ़ी सिंपल तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो हम सवाल के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा देखो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम मीडियम की बात नहीं करते, हम सबसे पहले एयर की बात करते हैं कि एयर के अंदर क्या हो रहा है। एयर के अंदर बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, एयर के अंदर बात कर रहे हैं कि हमने कहा देखो भैया एयर के अंदर हम इसका एफबीडी बनाते हैं। यहाँ मास तुमने m बोला है, चार्ज q बोला है, यहाँ मास m बोला है, चार्ज q बोला है, सेपरेशन r है। ठीक है,
इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा जो कि रस्सी लगा रही होगी। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल लगा रही होगी। यहाँ पर एक हमारे पास mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये वाला चार्ज q है, ये वाला चार्ज q है। मैंने कहा हाँ, चार्ज तो q है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। तो रिपेल करते वक्त ये हमारे पास इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं। कितना फोर्स लगाएगा, k q1 q2 मतलब q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है बच्चे, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, t cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास t sin थीटा। अब चूंकि पूरा सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में था, तो हम क्या लिखेंगे, t sin थीटा जो हमारे पास इधर की तरफ है वो इस रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। t sin थीटा विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में ये किसे बैलेंस कर रहा होगा बच्चे, ये mg को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगर हम इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक हमारे पास mg भी आ जाएगा। और k को हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी हमने एयर की बात करी है। ये हमारे पास क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर mg। इस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। और अंतिम में जो रिलेशन आएगा बच्चे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है आपको। तो ठीक है, हमने उसे किसी दूसरे मीडियम में रखा था, और वो मीडियम मान लो हमारे पास वाटर है या फिर कोई भी हमारे पास दूसरा मीडियम है, ठीक है, चलो मैंने मान लिया ऐसा ही कुछ है। अब उस दूसरे मीडियम की कहानी बनाते हैं। आपने इस इक्वेशन 1 को आप अपने पास ध्यान में रखेंगे। अब उस दूसरे मीडियम की बात करें जहाँ हमने रखा है, ठीक है, मीडियम बोलो या सवाल में नॉर्मली लिक्विड बोल देते हैं, तो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। दूसरा मीडियम मतलब लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड के अंदर क्या बनाएंगे डायग्राम, मैंने कहा सर डायग्राम तो सिंपल ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके की डायग्राम हम बना देंगे, सेपरेशन वही है। और सवाल ने हमें ये बात बताई थी कि जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब टेंशन को हम टी नहीं बोलेंगे, हम टी डैश बोल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास सिस्टम चेंज हुआ है, तो क्या टेंशन बदल गया होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तो कुछ शायद बदला हो ना बदला हो, टी डैश बोल देते हैं, कोई बात नहीं। अब होगा क्या कि इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, और इस बार जो रिपल्सिव फोर्स है उसे हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई मीडियम का जो हमारा एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम इनटू क्यू यहाँ था, क्यू यहाँ था, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा अच्छी बात है सर। अब यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये कितना आ जाएगा, टी डैश कॉस थीटा, ठीक है। और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, टी डैश साइन थीटा, ठीक है। इधर क्या लग रहा होगा, mg। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यह हमारे पास कोई लिक्विड है। अगर आपने किसी लिक्विड के अंदर किसी ब्लॉक को रखा है तो क्या होगा हमारे पास, सर एक हमारे पास फोर्स लगता है ना, कौन सा फोर्स, सर वो थ्रस्ट फोर्स जिसे बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर हमारे पास एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। थ्रस्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बायोंसी भी बोलते हैं इसे, बिल्कुल सही बात है, फोर्स ऑफ बायोंसी भी बोलते हैं। क्या आपको पता है फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है, हाँ सर, ये हमेशा लिक्विड ऊपर की तरफ लगाएगा बॉडी पर, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है रो वी जी। अच्छा याद है आपको, अच्छी बात है। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, रो वी जी, ठीक है, रो वी जी होता है, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, जो कि इस बॉल का हमारे पास या इस चार्ज पार्टिकल का जो भी वॉल्यूम होगा उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, और एक जी भी आएगा, ठीक है। तो एक फोर्स टी डैश कॉस थीटा के साथ साथ एक इस बॉल पर ऊपर की तरफ और फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना है, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब ध्यान से देखना, हमें बोला है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एंगल थीटा ही बना हुआ है। जो पहले एंगल बना हुआ था जब ये एयर में था तब भी एंगल थीटा था, अब जब ये वाटर में या फिर किसी दूसरे लिक्विड में तब भी एंगल थीटा है, तो इक्विलिब्रियम का कहानी तो वही बनेगा सर। मैंने कहा बिल्कुल वही बनेगा, यानी जितना फोर्स लेफ्ट में उतना ही फोर्स राइट में, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो ऊपर कौन कौन है सर, ऊपर है टी डैश कॉस थीटा, और कौन है सर, एक चीज़ और है ऊपर, मैंने कहा और कौन है, रोयल वी एल इंटू जी, अच्छी बात है, इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टी डैश साइन थीटा किसके बराबर होगा सर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
सर यहाँ से बात तो कुछ बन नहीं रही, क्योंकि वहाँ तो थीटा tan थीटा निकल गया था, यहाँ भी निकल पाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल निकलेगा, यहाँ भी थीटा हमारे पास निकल के आएगा। एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है ना, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस रो एल इंटू वी एल इंटू जी। अच्छा, ये वी एल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा? जितना इस बॉल का वॉल्यूम है, यानी जो वी एल है, यानी जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वो बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि यार जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होती है वो रो एल वी एल इंटू जी होती है, और जो वी एल है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस या उस बॉडी का वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें समझ में आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर से यहाँ से tan थीटा मिल रहा है क्या? हाँ सर मिल रहा है tan थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी tan थीटा। ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम जी माइनस रो एल वी एल जी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपको सवाल ने जो डेटा दिया था कि हमारे पास जो एंगल यहाँ निकला है लिक्विड में और जो एंगल हमने एयर में निकाला था ये वाला, ये दोनों बराबर है भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, और जैसे आप इक्वेट करेंगे आपको कुछ दिखेगा और वहीं से कहीं आंसर हमारे पास आने वाला है। तो चलो इन दोनों को आपस में हम इक्वेट कर देते हैं, लिख देते हैं एक साथ। मैंने कहा हाँ सर लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को यहाँ कर लूँ, हाँ यहाँ कर लो सर आप, कि सर आपने अभी पहले जो हमारे पास था वो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी था, और अभी हमने निकाला है tan थीटा, वो आया है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई मीडियम की परमिटिविटी इंटू आर स्क्वायर एम जी माइनस रोयल वी एल इंटू जी। बच्चे अगर जेई का सपना है तो भाई थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अंत में एक ट्रिक निकल के आ जाएगी, एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, और वो आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी चला गया। अब आप देखो ध्यान से, ये एप्सिलॉन एम है, ठीक है, और ये नीचे क्या है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन एम इधर चला गया, एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, ठीक है, इज इक्वल टू ओके एम जी अपॉन एम जी माइनस रोयल वी एल इंटू जी। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है। ये हमारे पास आ रहा है एम जी अपॉन एम जी माइनस रोयल वी एल इंटू जी। याद करो स्टार्टिंग का लेक्चर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम कहाँ है? ऊपर है। एप्सिलॉन नॉट कहाँ है? नीचे। अरे सर यही तो हमारा आंसर है। अरे हाँ बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। बस इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या इसका दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी है, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ से काम करते हैं, एम जी ले लिया इधर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बॉल के बराबर है। क्या आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगा? मास ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल को हम क्या लिख सकते हैं सर? ये हो जाएगा मास ऑफ बॉल, जो कि हर जगह एम चल रहा है, अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के जगह वॉल्यूम ऑफ बॉल को रिप्लेस करेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सर? आंसर तुम्हारा आ चुका है, ताकि थोड़ा कोई शॉर्ट फॉर्मूला बन जाए जो हम ध्यान रख लें और हमारा काम एग्जाम्स में जल्दी हो जाए। तो चलो देखते हैं। रोयल तो रोयल है भैया, वी एल को लिख देंगे हम, ये वी वी है, ये बन जाएगा एम बाई रो बी, और इंटू क्या आ जाएगा जी। अच्छा सर यहाँ से तो एम जी कॉमन दिख रहा है, ऊपर भी नीचे भी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो ज़रा, के इज़ इक्वल टू, ये आ गया एम जी, नीचे भी एम जी कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस रोयल बाई रो बी, एम जी से एम जी चला गया। और ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। यहाँ पर देखना इस फाइनल रिजल्ट को जो हमने निकाला है, अभी देखना बच्चे, के इज़ इक्वल टू 1 बाई, हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा रो बी माइनस रो एल, और ऊपर क्या आ जाएगा, रो बी। ये बच्चे हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। चाहो तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास एंगल बराबर बना हुआ है, मतलब हमने पहले मीडियम
एयर लिया था तब कुछ एंगल थीटा था, हमने मीडियम को चेंज कर दिया तब भी एंगल थीटा रहा, तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना था वो हमने बता दिया। तो आपने देखा कई बार चीज़ें लेंदी हो जाती है, मैथमेटिक्स लेंदी हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट सिंपल ही होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।